दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 7 मौर्य साम्राज्य। इस अध्याय में आप मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के राज्यकाल की प्रमुख घटनाएं तथा मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 6वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 7 मौर्य साम्राज्य। दोस्तों आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। इसके एक ओर पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बैठे हैं। ये सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। अशोक जिस वंश का शासक था वह वंश था मौर्य वंश। दोस्तों बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धननंद या घननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य यानी चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। दोस्तों चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति और रण कौशल द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध के मौर्य वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए आप इस चित्र में चंद्रगुप्त और चाणक्य को देख सकते हैं। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। देखिए यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी जिससे चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। आइए जानते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य यानी चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित थी जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों यहाँ पर मौर्य प्रशासन व्यवस्था या मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जान लीजिए कि मौर्य शासन का जो क्षेत्र विभाजन था, यहाँ पर देखिए एक तो सबसे ऊपर जो साम्राज्य है वो कई प्रांतों में विभक्त होते थे। प्रांत जो है जनपद या जिला में विभक्त थे। आप देख सकते हैं प्रांत जो है जनपद या जिला में विभक्त होते थे और जिला जो है नगर और गांव में। नगरों को संचालित करने के लिए 6 परिषदें होती थीं और प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त होते थे। और देखिए इस क्षेत्र विभाजन के आधार पर जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन से होते थे। तो साम्राज्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति राजा होता था जो वंशानुगत होता था और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। प्रांतों में राज्यपाल होते थे, वो राजवंश से होते थे। जनपद यानी जिला में स्थानिक या अस्थानीय व्यक्ति होते थे और गांव का प्रशासन ग्रामीण यानी गांव के मुखिया द्वारा देखा जाता था। और इसके अलावा दोस्तों इन जिम्मेदार व्यक्तियों के कर्तव्य क्या थे। तो राजा का कर्तव्य आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना होता था। मंत्रिपरिषद का कार्य राजा को सलाह देना होता था। राज्यपाल प्रांतीय शासन व्यवस्था देखता था, इसमें न्याय और विकास के कार्य करता था। और इसके अलावा सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य भी राज्यपाल के निरीक्षण में होता था। स्थानीय व्यक्ति जो स्थानिक होता था वो स्थानीय शासन व्यवस्था देखता था और ग्रामीण यानी गांव का मुखिया वो गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। तो ये मौर्य शासन व्यवस्था थी और आप देख लीजिए कि काफ़ी हद तक अगर जो हम देखें तो आज का प्रशासन भी हमारा इसी से मिलता जुलता है।
इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की व्यवस्था थी, प्रांत स्तर पर, जनपद स्तर पर और नगर या गांव स्तर पर। और इस समय दोस्तों नौकरशाही की व्यवस्था थी। वेतन जो है वो राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाह्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल सेना, इसमें पैदल, हाथी और घोड़े, और जल सेना राजा के पास थी। और इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। और इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसके अलावा कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसाय संगठनों पर बिक्री कर आय के प्रमुख स्रोत थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था और इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। राज्य में आने वाले जंगलों और खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। दोस्तों, अगर हम देखें तो लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। यहाँ पर देखिए, बूझो तो जाने कालम दिया गया है। मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किनके बारे में लिखा होगा? इसकी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, तो ये बरगद के बारे में। बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, ये गन्ना के बारे में। ऊन पेड़ों पर उगती है, तो ये कपास के बारे में। और पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, ये तोता के बारे में मेगस्थनीज का वर्णन है। मेगस्थनीज की नज़र में जो मौर्य साम्राज्य के समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो देखिए मेगस्थनीज में वर्णन किया है कि लोग सभ्य थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, वे अपनी कही बातों का पालन करते थे, वे झूठी गवाही नहीं देते थे, उनके महल सोने चांदी से बने थे। और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष और जगह जगह पर कुएं थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। यहाँ पर देखिए, एक जो है कथा चित्र के माध्यम से इसको समझाया गया है, आखिरी लड़ाई। दोस्तों, कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है और हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है, ऐसा अशोक का विचार था। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। और सेनापति, युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं, अगर कलिंग के राजा ने पूछा तो सेनापति ने बताया लगभग 1 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए हैं। युद्ध के भयानक दृश्यों और परिणाम को देखकर अशोक बेचैन हो उठा और उसने विचार किया, अरे नहीं, और उसने मन की शांति ढूंढने के लिए कोशिश की। और वो एक भिक्षु के पास गए, बौद्ध भिक्षु के पास। उन्होंने पूछा, मेरे मन की शांति खो गई है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आम तौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वो भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह और मरीजों और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए और उसने स्तंभ बनवाए। देखिए, और अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए और उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। देव नाम प्रिय प्रियदर्शिनी राजा वह। तो दोस्तों, देव नाम प्रियदर्शिनी ये अशोक की उपाधि है। अशोक के धम्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, धम्म जो है वो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं
अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर जगहों का दौरा करता था और अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों और लोगों के लिए संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने ये संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों और खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। आइए अशोक का संदेश पढ़ते हैं। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना चाहिए पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना आदि। और दोस्तों, यहाँ पर चित्र में सांची स्तूप को दर्शाया गया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि अशोक प्राचीन भारत का महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, बल्कि उसने विश्व को शांति अहिंसा का संदेश दिया और जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा जाता है। दोस्तों, अशोक की बातें आज भी सार्थक हैं। वर्तमान में जो शस्त्रीकरण और युद्ध का उन्माद पूरे विश्व में छाया हुआ है, अगर लोग शांति से रहना चाहते हैं तो युद्ध को त्यागना चाहिए और सभी में आपस में बातचीत और सार्थक पहल के द्वारा शांति और सद्भावपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीत या सभा कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों या धार्मिक स्मारक और बौद्ध विहार यानी भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण करवाया और सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार और मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। आपको बौद्ध संगीतियों या बौद्ध सभाओं के बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कुषाण शासक कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। यहाँ पर मौर्य साम्राज्यकालीन भारत और अशोक का साम्राज्य इसमें दोस्तों गुलाबी कलर में दिखाया गया है। आप देखिए, पश्चिमोत्तर भारत लंपाका, शाहबाज घड़ी, मनसेहरा, तक्षशिला, उसके बाद टोपरा, कलसी, मेरठ, बैरात, भाब्रू, गुर्जरा, यमुना, रुमनदेई, सोहगौरा, रामपुरिया, लौरिया, नंदनगढ़, इसके अलावा लौरिया, बराराज और आप देख सकते हैं सांची का स्तूप है, रूपनाथ, सहसराम, बाराबर और गुजरात में गिरनार और देखिए नर्मदा ताप्ती नदियों से लेकर महानदी, गोदावरी और यहाँ पर मस्की, कृष्णा नदी के किनारे मास्की और आप देखिए ब्रह्मगिरी तक जो है अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। दक्षिण भारत का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर और पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा छोड़कर संपूर्ण भारत पर जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रह सकते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूर के प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश में विदेशी आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया।
इस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। संगम साहित्य क्या है, इसको भी जान लेते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य, चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य कोरोमंडल तट पर, चेर राज्य केरल में और पांड्य दक्षिण छोर पर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। और इस साहित्य से यानी संगम साहित्य से इन राज्यों के जीवन और संस्कृति का पता चलता है। आइए देख लेते हैं शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली। राजदूत क्या होता है, तो ये राजा का दूत होता है जो दोस्तों एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दूसरे देशों में भेजा जाता है। यहाँ पर मौर्य वंश और इनका शासन कितने वर्षों तक रहा, आप देखिए। मौर्य वंश दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। अशोक ने 273 से 236 ईसा पूर्व। और बृहद्रथ जो था वो अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके जो है एक नए ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। अब आइए अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों, जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो आप जान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चाणक्य और मेगास्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए, तो आप जानते हैं चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा और युद्ध का क्या परिणाम हुआ, दोस्तों कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया था। चौथा प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया। दोस्तों देखिए, कलिंग युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए और बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए। इससे अशोक बहुत दुखी हुआ। उसने निश्चय कर लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का पालन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा राज चिन्ह क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंहों वाली आकृति है, जिसमें 3 सिंह दिखाई देते हैं। एक सिंह पीछे की ओर होने के कारण दिखाई नहीं देता है। अगला है, मौर्यों के प्रशासन का वर्णन कीजिए। दोस्तों मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में या जो मौर्य वंश का राजा होता था उसके हाथ में शासन के सभी अधिकार होते थे। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें बुद्धिमान सदस्य यानी मंत्री राजा को सलाह देते थे। प्रशासन के लिए साम्राज्य 3 स्तरों पर बटा था, केंद्र, प्रांत और जनपद। और उस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन नकद राजकोष से दिया जाता था। राजा प्रांतों का दौरा करता था, गांव की खबर रखता था। पूरे साम्राज्य में गुप्तचर फैले हुए थे और वे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए पैदल, हाथी और घोड़ों से निर्मित थल सेना थी। कृषि कर, सिंचाई कर और बिक्री कर आय के प्रमुख स्रोत थे। राज्य के जंगलों और खानों पर राजा का स्वामित्व था। राज्य सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे। और 2500 वर्ष पूर्व का ये मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा आज भी हमारे देश के ढांचे से मेल खाता है। दूसरा प्रश्न सही और गलत बताना है। अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए, तो बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, बिल्कुल सही है। अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, तो गलत है। बिंदुसार का पुत्र अशोक था, न कि अशोक का पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, तो बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। यहाँ पर देखिए सही जोड़ा बनाना है आपको। पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र नगर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 6 परिषद के द्वारा शासित था। धम्म महामात्य कौन होता था, तो ये प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी होते थे, जिनकी नियुक्ति अशोक द्वारा की गई थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था, किसके लिए,
तो नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए, और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था किस लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पता कीजिए और लिखिए कि अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों को भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, और इसका प्रयोग भारतीय मुद्रा और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और सैनिकों की वर्दी पर किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 जो है, आपको क्रियाकलाप और सही और गलत का निशान लगाना है। इसमें क्रियाकलाप करना है कि दूसरों के लिए गलत बातें करना सही है या गलत, तो ये गलत है। दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना बिल्कुल सही है। प्रेम पूर्वक बोलना, सभी से प्रेम पूर्वक बोलना सही है। लड़कियों को समान अधिकार देना सही है। आपस में मारपीट करना ये आपका गलत है। प्राणियों और जंतुओं की सुरक्षा करना सही है। बाल मजदूरी को रोकना सही है, और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना सही है। तो इसमें ये हमारे सामान्य जनजीवन और नैतिकता के नियम हैं, और आप इसमें से सामान्य ढंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा क्रियाकलाप सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 7 मौर्य साम्राज्य, और इस अध्याय में हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य प्रशासन की विशेषताएं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं तथा मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। ये प्रश्न 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, और इतिहास को बिल्कुल शुरू से समझने वाले जो अध्येता हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।